A very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCRT series. As you all know that we have earlier discussed till chapter 9. Okay, in this video we are going to discuss chapter 10 of class 6th history. Okay, so let's start our video. अब 9th चैप्टर तक डिस्कशन हो गया है, 10th चैप्टर है, इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा, इसके बाद आपकी हिस्ट्री क्लास 6 की कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपने ये सीरीज़ अच्छे से देखी है तो मैं श्योर हूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे तो आप ज़रूर कर लोगे, ठीक है। और मैंने कोशिश भी की है 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना हो, है ना। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चैप्टर है आपका नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर में बेसिकली क्या बताया गया है, एक बच्चा होता है, वो अपने स्कूल में एक नाटक के लिए नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया होता है, तो वो उसी तरह बिहेव करता है ना। उसी में उसे बताया जाता है कि उसे वीणा भी बजानी होगी, है ना। तो ये सब है। तो ये कौन सा राजा था, समुद्रगुप्त, तो उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन, जहाँ से आपके सीटेट में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। प्रशस्ति क्या होती है, तो देखिए प्रशस्ति, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। प्रशस्ति क्या होता है, एक विशेष प्रकार का अभिलेख होता है जिसे हम प्रशस्ति बोलते हैं। और संस्कृत में अगर बोलें तो इसका मीनिंग होता है प्रशंसा करना। और प्रशस्तियाँ जो बेसिकली होती थी, ये लिखने का प्रचलन पहले भी था। हमने चैप्टर 9 में भी पढ़ा था कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर 9 में। बट इसमें गुप्त काल में ये बहुत ज़्यादा इसका प्रशस्ति लिखने का महत्व बढ़ गया है, ठीक है। तो प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है, संस्कृत में इसका मतलब प्रशंसा करना होता है, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में। ओके, अब इस चैप्टर में बेसिकली समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति अभी हमने पहले ही डिस्कस करा कि समुद्रगुप्त की देखिए प्रशस्ति हमें क्या बताती है। बेसिकली कवि ने क्या किया है, इसमें राजा को एक योद्धा मतलब युद्ध को जीतने वाला राजा, ठीक है, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में उसकी भरपूर प्रशंसा की है। किसने? कवि ने। किसकी? राजा की, ठीक है। तो ये है। और अगर हम बात करें तो इसमें टर्म आया है दक्षिणापद। हमने पहले भी दक्षिणापद के बारे में डिस्कस किया था चैप्टर 9 में, अगर याद हो। दक्षिणापद के स्वामी कौन थे, है ना, सातवाहन शासक, है ना। तो दक्षिणापद के बेसिकली 12 शासक आते हैं, ठीक है। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि सातवाहन शासक इसके स्वामी थे, ठीक है, दक्षिणापद के नाम। अब अगर हम डिस्कशन करना चाहें इसका, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विक्रम संवत। तो देखिए विक्रम संवत की अगर हम बात करें तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा किसने शुरू किया? गुप्त राजा, जो गुप्त वंश के राजा थे, राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। किसको? विक्रम संवत को। किस राजा के नाम से? आपसे सीटेट में पूछ लेगा विक्रम संवत को किस राजा के नाम से जोड़ा जाता है, तो राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, ठीक है। उन्होंने बेसिकली क्या किया था, शकों पर विजय के प्रतीक में, मतलब शकों पर विजय पाई थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। उन पे जब विजय हो गई तो उसके प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद विक्रमादित्य की उन्हें उपाधि मिली। अब आप समझ गए विक्रम संवत का रिलेशन किससे? 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। राजा चंद्रगुप्त ने किया था किस पे? उन्हें जब शकों पर विजय मिल गई तो उसके प्रतीक के रूप में उन्होंने इसकी स्थापना की। किसकी? विक्रम संवत की, ठीक है। तो उन्हें विक्रम संवत की चूंकि स्थापना की थी, इसलिए उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं वंशावली। वंशावली के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारी बेसिकली क्या होती हैं वंशावलियाँ। तो देखिए ये प्रशस्ति भी बेसिकली वंशावली अधिकांश अगर हम बोलें तो प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं, ठीक है। और यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त जो थे, है ना, उनके पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती। वंशावली एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ, कुछ जनरेशन टू जनरेशन की बात हो रही है। तो इस वंशावली में ये बताया गया, ठीक।
चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, आपसे पूछ सकता है, तो चंद्रगुप्त ने। ठीक है ना। अब अगर हम डिस्कस करना चाहें नेक्स्ट टॉपिक में, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। समुद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया, है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि किसने अंतिम शक शासक को परास्त किया, तो समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हर्षवर्धन और हर्षचरित की। तो अगर हम बात करें तो जो हर्षवर्धन है करीब 1400 साल पहले, हर्षवर्धन ने 1400 साल पहले शासन किया। ठीक है, 1400 साल पहले किसने शासन किया, हर्षवर्धन ने। उनके दरबारी का भी, हर्षवर्धन के दरबारी का भी पूछ लेता है कौन कौन है, बाणभट्ट। ठीक है, इन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी। किसकी, हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी संस्कृत में, और उस जीवनी का नाम है हर्षचरित। ठीक है, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिल गई ना। चीनी यात्री जो है हुएनसांग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा। किसके, हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहा, चीनी यात्री हुएनसांग। आपसे पूछा जा सकता है चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासन में रहा, तो हर्षवर्धन के शासन में। ठीक है ना। अब अगर हम डिस्कशन नेक्स्ट टॉपिक पे आए तो देखिए पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां क्या बताती हैं। देखिए पल्लवों को का राज्य, देखिए पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम, पल्लवों की अगर बात करें तो राज्य उनका, उनकी राजधानी जो थी कांचीपुरम, उसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। किसका, अगर आपसे पूछे पल्लवों का राज कहाँ से कहाँ तक, तो कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के जो डेल्टा बनता था वहाँ तक फेमस था, फैला था। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। तो जो चालुक्य हैं, चालुक्य का राजा कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य का जो राज्य था, बेसिकली राज्य, वो कहाँ से कहाँ स्थित था, कृष्ण और तुंगभद्रा, कृष्णा जिसे बोलते हैं ना, कृष्णा नदी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। ठीक है, चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। क्या थी, ऐहोल। ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिल जाती है, राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। तो देखिए प्रशासन की इकाई, ये आपके सीटेट में पूछा जा चुका है कि राज्यों का प्रशासन की प्राथमिक इकाई आपके सीटेट में पूछा जा चुका है, क्या थी, ग्राम। ठीक है, गांव होते थे। ठीक है, गांव को ग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, सार्थवाह व्यापारियों के कफीले के नेता, व्यापारियों का कफीले का जो नेता होता था उसे सार्थवाह बोलते थे। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार को बोलते थे। कायस्थों, लिपिक के प्रधान को कायस्थों बोलते थे। सभा क्या होता था, सभा में बेसिकली ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन होता था। किसमें, सभा में। ठीक है, अब अगर हम उर की बात करें तो जिन इलाके में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, है ना, उन पर, वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। मतलब या तो ब्राह्मण होंगे तो सभा बोलेंगे, अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो वहाँ पे उर नामक सभा की स्थापना होगी। ठीक है, नगरम क्या होता था, व्यापारियों का एक संगठन होता था जिसे हम नगरम बोलते थे ना। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बेदुइन। देखिए घुमक्कड़ कबीले को हम क्या बोलते थे, बेदुइन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें वही लिखा है इस नोट्स में मैंने, जो आप जहाँ से क्वेश्चन आपके सीटेट में आए, तो इतना तो आपको बिल्कुल पढ़ ही लेना है अच्छे से। ओके, मुख्यतः ऊंट पर आश्रित होते थे। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। इस्लाम की शुरुआत किसने की, पैगंबर मोहम्मद ने। ठीक है, किसकी शुरुआत की, इस्लाम नामक, ठीक है, धर्म की ना। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये दूसरे चैप्टर का आ गया है, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम ये डिस्कस करते हैं नए साम्राज्य और राज। आपकी बुक में देखिए यही है अरविंद बच्चा, जो नाटक में राजा की भूमिका के लिए इसमें बताया गया है कि अदा करने जा रहा है भूमिका। तो वीणा बजाने वाले आप सभी को पता है समुद्रगुप्त हैं। ठीक है, थे ना। अब आई है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमें प्रशस्तियाँ क्या। अब देखिए ये चैप्टर है, इसमें मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगी। समुद्रगुप्त, जस्ट अ मिनट, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, जस्ट अ मिनट। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई प्रशस्तियाँ
देखिए प्रशस्तियों के बारे में डिस्कस करने। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं? एक विशेष किस्म का लेख होती हैं जिसे हम प्रशस्ति बोलते हैं। संस्कृत में इसका अर्थ प्रशंसा करना होता है या फिर प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर 9 में। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में चैप्टर 9 में पढ़ा है। बट गुप्त काल में इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नाउ समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? बेसिकली इसमें कवि ने इसमें राजा को योद्धा, युद्ध को जीतने वाला, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है ना। ये किया है कवि ने इसके बारे में, ठीक है, राजा के इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। ईश्वर को के बराबर बताया गया है, उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए हैं, वैसे ही एक वाक्य का अंश इसमें दिया गया है ना। ये योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक ना। ये आपसे नहीं पूछेगा, अब जो पूछेगा वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। कौन? हरिसेन, ठीक है। समुद्रगुप्त और 4 प्रकार के राजा और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन यहाँ पे किया है। किसने? हरिसेन ने, ठीक है। नंबर 1 हरे रंग का जो मानचित्र में है, ठीक है, वो अभी मैं दिखाऊंगी। हरे रंग का वो क्या है? आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। हरे रंग का जो है, हरे रंग का भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैप में हरे रंग का जो है इसकी बात हो रही है, जो हरे रंग का है इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। दूसरी आपसे बात हो रही दक्षिणापथ की, ठीक है। दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। दक्षिणापथ में कुल 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानी को देखने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। और इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी, जो रेड कलर का है, ठीक है। ये देखिए रेड कलर का है ना पोर्शन, इसकी बात हो रही है ना। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं कि पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से दिया गया है। इसमें पड़ोसी देश हमारे असम, इसमें है असम, तटीय बंगाल, जस्ट अ मिनट, असम है, तटीय बंगाल है, नेपाल है, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या फिर संघ हैं, ठीक है। ये समुद्र के लिए उपहार लाते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये देखिए ये आपसे पूछा गया है कि वीणा बजाने वाले राजा समुद्रगुप्त ने कुछ अन्य वीणा बजाने वाले राजा याद रखिएगा, अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया, जैसे कि इन सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया, ठीक है ना। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बाह्य इलाकों के शासक जैसे नीले रंग से दिखाया गया संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे, ठीक है। श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया, ठीक। ये इस मैप में आप देख सकते हैं, रेड है, पिंक कलर का है, ग्रीन है और बाकी सारी चीज़ें आप इसमें मैप में देख सकते हैं, ठीक। विक्रम संवत की हम बात कर चुके हैं पहले ही अभी, ठीक है। वंशावलियों की भी बात कर चुके हैं, प्रशस्ति जैसे कि पूर्वज है ना, इनके बारे में डिस्कशन होता है। ये प्रशस्तियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। नाउ अब अगर हम बात करें तो ना समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्र के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची, ठीक है, से भी जानकारी मिलती है। किसकी? समुद्रगुप्त के बारे में उनके बाद के शासकों से उनकी वंशावली में जानकारी मिलती है, ठीक है। उन्होंने अब अगर उनके बारे में अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है, उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शक शासक को परास्त किया। अभी हमने डिस्कस किया, अंतिम शक शासक को परास्त किया था, इसीलिए विक्रम संवत हुआ, फिर उन्हें समुद्रगुप्त की उपाधि दी गई, है ना। ये हमने अभी पहले ही विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, ठीक है ना। अब अगर हम डिस्कशन करना चाहें नेक्स्ट पे तो ये है कि हर्षवर्धन और हर्षचरित हम डिस्कस कर चुके हैं। राजा हर्षवर्धन थे, करीब 1400 साल पहले उन्होंने शासन किया। उनके दरबार में बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए राजा बनने का वर्णन किया गया, तीर्थयात्री, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बार बार डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं, अभी मैंने अच्छे से बताया है। बहनोई कन्नौज के शासक थे। बहनोई, उनके बहनोई, किनके बहनोई यहाँ पे लिखा है,
थानेसर पर राज किया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, है ना। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। और किसके बहनोई? हर्ष के बहनोई कन्नौज के शासक थे, ये नहीं पूछा जाएगा। जब बंगाल के शासन में उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया, ठीक है। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जीतने सफलता मिली, और उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली जितनी सफलता उन्हें बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता नहीं मिली, है ना, उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जबकि उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था, है ना। अब ये पल्लव चालुक्य पुलकेशिन ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण थे। पल्लव को उनकी राजधानी ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक व्यापारिक केंद्र था, धीरे धीरे धार्मिक केंद्र भी बन गया और वही कई मंदिर भी बन गए। पुलकेशिन द्वितीय थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। उनका दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। रवि कीर्ति ने उनकी प्रशस्ति में बताया, पुलकेशिन द्वितीय से पता चलता है। मतलब इन्होंने जो प्रशस्ति लिखी थी ना, उससे हमें पढ़ के पता चलता है कि भाई ये जो पुलकेशिन द्वितीय थे ना, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, ठीक है। इसमें उन्होंने उनके पूर्वज, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा से यह राज्य मिला था। पुलकेशिन द्वितीय को कैसे राज्य मिला था? उनके चाचा से, ठीक है। अब ये है कुछ रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने के लिए कहा। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है इस पराजय के बाद हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, ठीक है। अब अगर बात करें पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूटों तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? देखिए, पहले के राजाओं की तरह इन राज्यों के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। इन राजाओं के लिए प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, हमने डिस्कस किया। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर आनुवंशिक पद बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद लेते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पद पर कार्य करता था, ठीक है। नाउ ये हमने कुलीन और सार्थवान डिस्कस कर लिया है, और लिपिक ये भी डिस्कस कर लिया है। नाउ इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। सामंत देख लीजिए, एक नए प्रकार की सेना। अब देखिए, साथ ही वे इससे युद्ध करते थे जहाँ भी शासन दुर्लभ होते थे। ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। देख लिए सामंत कौन होते थे? जस्ट मिनट। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, ठीक है, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार तथा पैदल सिपाही होते थे। और इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायक को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़े की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। मतलब जो ये काम करते थे ना, उन्हें सामंत बोलते थे। नाउ दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिली है। इनमें से एक ब्राह्मण भूस्वामी, जिन्हें सभा बोलते थे। हाँ, जहाँ ब्राह्मण नहीं भूस्वामी होते थे वो उर होते थे। नगरम व्यापारियों का संगठन होता था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दी तक काम करती, ये हमने सब डिस्कस कर लिया। अभिज्ञान शकुंतलम देख लीजिए। ये अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है, ठीक है। मछुआरे की ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करें, वरना वीडियो बहुत लंबी करने का मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बेदुइन हमने डिस्कस कर लिया, घुमक्कड़ कबीले को, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। मैंने पहले भी अभी आपको समरी में भी डिस्कस कराया था। मोहम्मद साहब ने, ठीक है, इस्लाम धर्म की स्थापना की थी 1400 साल पहले, ये पहले डिस्कस कर लिया था। और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आप देख लेना। प्रशस्ति मैंने बताई है, ठीक है। दक्षिणापद बताया, वंशावली बताया, अनुवांशिक पदाधिकारी जिसपे जैसे मेरे पद पे, सामंत डिस्कस कर लिया, सभा, वंशावली सब डिस्कस कर लिया है। और ये आप देख सकते हैं अपने आप भी, ठीक है। मैंने यहाँ तक कर दिया है इसमें।
वीडियो में, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ओके, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय। शिवा भी बोल रहा है, बोलिए टाटा बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय Bye bye from Shiva's side.